Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is this MAP initiative. Samjo means answer writing program. One high quality question we are practicing daily, Monday to Friday. This is a contest, an open contest, free for everyone. If you want to participate, simply download the Samjo Learning app. Join us on Telegram. Links are in description. Right, so आज है Day 24. The question was on ethics, integrity and aptitude. एक case study है. केस स्टडी 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने उठाई है टू डिस्कस द डिलेमास दैट यू फेस व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड जो आपको रोल दिया है उसमें क्या डिलेमा फेस कर रहे हो आप। केस स्टडी को ध्यान से पढ़ लो। 250 वर्ड्स 20 मार्क्स। यहाँ पर जो मेन बात हो रही है दिस इज अबाउट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी और प्रॉपरली आपको डिफाइन करके दिया है केस स्टडी के अंदर कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। मिनिस्टर्स का काम होता है पॉलिसी को फ्रेम करना, ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है इनको एग्जीक्यूट करना। शुरुआत के सालों में काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही थी कि एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं होती थी, लेकिन अब जो पॉलिटिशियंस हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के काम में काफ़ी दखलंदाजी करने लग गए हैं, जिससे कि ब्यूरोक्रेट्स को भी अपना इम्पार्शियल बिहेवियर, नॉन पार्टिसनशिप, ए पॉलिटिकल बिहेवियर निभाने में दिक्कत आ रही है। सो कंसिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, यहाँ पर कोई भी टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं की है। वो टेक्निकल टर्म्स आपको एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर में यूज़ करनी थी। आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करके दिया है बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चन के अंदर। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट कर दिया आंसर में। अगर क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ है, वाई रिपीट द सेम वर्ड्स इन द आंसर, ऑल्दो यू हैव टू राइट अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन थोड़ा सा उसको रीफ्रेम करके लिखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करो सो दैट यू कैन डू जस्टिस टू द केस स्टडी। और ये बहुत ही सिंपल केस स्टडी थी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिटन वेरी कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स, बहुत ही एरोज लगा के छोटे छोटे कीवर्ड्स में 2-3 पॉइंट्स लिखने की कोशिश की है, फिर बहुत सारे पॉइंट्स भी लिखने की कोशिश की है काफ़ी स्टूडेंट्स ने। इतना सब कुछ नहीं रिक्वायर्ड था। सिंपल केस स्टडी को सिंपल तरीके से ही आंसर किया करो। यू बीन आस्क्ड अबाउट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, काफ़ी सिंपल तरीके से काफ़ी जेनरिक पॉइंट्स पहले लिखो, उसके बाद 1-2 एडिशन अगर आप करना चाहते हो यू कैन डू दैट। इफ़ यू वांट टू राइट 1 और 2 एग्जांपल्स, वो सब चलता है। अगर आप पैराग्राफ में भी लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए आंसर, इट वुड हैव बीन फाइन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर सिर्फ पॉइंट्स में ही होने चाहिए या बॉडी सिर्फ पॉइंट्स में ही होनी चाहिए या सिर्फ पैराग्राफ होना चाहिए। इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। Although a mixture of paragraph and points is a very good way of writing an answer, because context building जो flow बनाने का काम होता है वो पैराग्राफ कर देता है। जो मेन क्रक्स आंसर का जो आपको मार्क्स फिच करेगा वो पॉइंट्स में आ जाता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही चीज़ फॉलो करनी है कि नहीं करनी सभी आंसर में। इसीलिए आज जो हमने आंसर शॉर्टलिस्ट किए हैं, दीज आर वेरी सिंपल आंसर्स एंड वेरी इफेक्टिव आंसर्स एट द सेम टाइम। करना ये था केस स्टडी में, यू हैव टू स्टार्ट विद डिफाइनिंग द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। इसमें आप बात करोगे कि इट इज़ ऑल अबाउट इम्पोजिंग पॉलिटिकल एजेंडा ऑन सिविल सर्वेंट्स, इग्नोरिंग एंड साइडलाइनिंग पॉलिटिकली इम्पार्शियल या ऑनेस्ट bureaucrats. Politicians are interfering in routine administrative affairs. This is about importing greed and materialism into politico-administrative sphere, जिसकी वजह से the administrators, the bureaucrats get politically aligned to a party. They themselves get politically divided with each other, जिसकी वजह से प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत आती है। सिंपल सा एक एग्जांपल या केस स्टडी आप लिख सकते हो कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है 5 साल बाद, वो काफ़ी सारे ट्रांसफर्स करती है, फेरबदल करती है। द की और लुक्रेटिव एज वी कैन से पोजीशंस आर गिवन टू दोज ब्यूरोक्रेट्स हु आर पॉलिटिकली अलाइंड टू द पार्टी इन पावर विच हैज़ फॉर्म द गवर्नमेंट। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो न्यूज़ में आते हैं उनके 100-150 तबादले हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। साल में 3-3 तबादलों की एवरेज निकल के आती है उनकी। उनको कहीं पे भी फिट नहीं होने देते हैं और फिर एक नेक्सस बन जाता है, जिसकी वजह से वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि पार्टीज़ के साथ अलाइन हो गए हैं, दे होप फॉर अ पॉलिटिकल करियर आफ्टर रिटायरमेंट और थ्रू अ वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स ऑनेस्ट और ए पॉलिटिकल, इम्पार्शियल, नॉन पार्टीसन ब्यूरोक्रेट्स को सेटल नहीं होने देते हैं और पॉलिटिशियंस तो नेक्सस में है ही। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज में यू कुड हैव रिटन देयर इज नो इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिवनेस, इम्पार्शियल नेचर फॉर ब्यूरोक्रेट्स इन पॉलिसी एग्जीक्यूशन, बिकॉज एग्जीक्यूशन वाले पार्ट के ऊपर आपको जोर देना है। पॉलिसी फ्रेमिंग तो हो रही है ऊपर, एग्जीक्यूशन में सारी दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। पब्लिक पॉलिसीज आर ओवरलोडेड विद पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंटेंट। वो चीजें नहीं बनाई जा रही हैं जो कि एक्चुअली में गरीब लोगों को या नॉर्मली सिटीजन्स को जरूरत है।
ज़्यादा वो चीज़ें बनाई जा रही हैं जो कि पॉलिटिकली एक पार्टी के साथ अलाइंड है. देयर इज नो लॉन्गर रियलिस्टिक और इफेक्टिव वर्किंग. लॉस ऑफ मोरल फॉर ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स. दे बिकम टारगेट्स ऑफ डिसऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस. और घूम फिर के सफ़र कौन करता है? सफ़र तो पब्लिक करेगी, सिटीजन्स करेंगे, स्पेशली द पुअर. ये लिखते आप तो काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट आता है. नेग्लिजेंस ऑफ टास्क इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सफ़र सबसे ज़्यादा गरीब लोग करेंगे. देयर इज लॉस ऑफ न्यूट्रलिटी इन सिविल सर्विसेज. वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, अ वेरी गुड पॉइंट. जो पेंडिंग टास्क हैं इसकी वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बहुत ही एस्केलेट होती हुई जाती है. टैक्स पेयर्स मनी इज वेस्टेड बिकॉज इतना ज़्यादा फिजूल खर्च हो रहा है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी. तो घूम फिर के फिर से पब्लिक का नुकसान. करप्ट पॉलिटिशियंस ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर प्रेशर भी बनाते हैं कि उनके नियर वंस या उनके साले या उनके रिश्तेदार, भाई भतीजा, इनको फ़ायदा पहुंचाया जाए. इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस अपना फ़ायदा करवाने पे जोर देते हैं. ब्यूरोक्रेट्स को सफ़र करना पड़ता है इस तरीके से. ये सब कुछ लिखना था. राइट, सो फर्स्ट आंसर देखते हैं. दिस इज फ्रॉम श्रीदेवी. अ वेरी गुड आंसर श्रीदेवी. अ बिग शाउट आउट टू यू. पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं वही घूम फिर के अभी आंसर्स में दिखेंगे, बट सिंप्लिसिटी को वैल्यू देनी है हमें इस केस स्टडी के लिए बिकॉज एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट के आपको कॉमन पॉइंट्स पूछे हुए थे. यहाँ पे कुछ ट्विस्ट नहीं थे क्वेश्चन के अंदर जो कि आप ढूंढोगे, उसके बेसिस पे आप पॉइंट लिखोगे और जिसकी आपको वैल्यू मिलेगी. पॉलिटिसाइजेशन डिफाइन किया, उसके बाद क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे चैलेंज हो रहे हैं. यहाँ पर आप नॉन पार्टीसनशिप लिखो. ऐसे अपने कीवर्ड्स लिखने से थोड़ी वैल्यू मिल जाती है, फटाफट चीज़ें समझ में आती हैं. ऑल्दो यू रिटन न्यूट्रलिटी, बट अच्छे कीवर्ड यूज करने चाहिए जो आपके सिलेबस में. फिर कॉन्सिक्वेंसेज में करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, पार्शियलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कोई सेपरेशन नहीं है. यहाँ पर आप जितने पॉइंट्स चाहो उतने पॉइंट्स लिख सकते हो, जितना आपकी इमेजिनेशन पॉइंट्स आ रहे हैं वो लिख सकते हो. देयर इज नो सेट डिफाइंड पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हो. 2, 4, 6 पॉइंट्स डिफाइंड नहीं है. इट कैन बी एन ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपका लिखने का तरीका जैसा है उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स रीड किए जाएंगे. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर फ्लो बनाने के लिए एक हेडिंग लिखी, थोड़ा सा उसके ऊपर लिखा और फिर नेक्स्ट हेडिंग पे जंप हुए. वो भी आप पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर दिखा सकते हो. इस आंसर में मुझे स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगा, पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं. एक दो अगर कमी भी है तो वो नज़रअंदाज हो जाती है इफ़ देर इज सिंप्लिसिटी इन द आंसर विच इज़ रिक्वायर्ड. और जो आपको खुद लगे कि ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा उनको बाद में रखो. जैसे कि इस आंसर में भी यू कैन सी पुट्स अप अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द एस्पायरेंट्स. ये आप सबसे पहले नहीं लिखोगे, सबसे लास्ट में लिखोगे अगर आपका लिखने का मन है तो. और अगर आपको लग रहा है कि वर्ड लिमिट आपकी काफ़ी अंडर शॉट है, थोड़ा और लिखने की जरूरत है. देन करेक्टिव स्टेप्स, ये लिमिटेड रखना बहुत ज़रूरी था. आई हैव सीन अ फ्यू आंसर्स हैड रिटन एलैबोरेटली अबाउट करेक्टिव स्टेप्स कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए. मल्टीपल पॉइंट्स क्लियरली पूछा नहीं हुआ था. लिमिटेड तरीके से लिखोगे तो अच्छा है. ओवरऑल अ गुड आंसर. आई वुड गिव दिस अ 14 आउट ऑफ 20. नेक्स्ट आंसर मूव करते हैं. राहुल जे. अ बिग शाउट आउट टू यू राहुल. ये भी काफ़ी सिंप्लिसिटी वाला आंसर है, ऑल दो काफ़ी छोटा आंसर है बिकॉज आपने यहाँ पर आधे पेज में तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद भी ये आंसर सिर्फ 2 पेज का ही है. एनीवेज, जो आपने इंट्रोडक्शन दी है ये इंट्रोडक्शन ऑफ बीट है. इनडायरेक्टली आप चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. सिंपली पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के 2-3 पॉइंट्स लिखो, वही अच्छा है. ये जो आप रीजंस वाला पार्ट लिख रहे हो, दिस कुड हैव बीन समवेयर अ लिटिल मोर इन द बिगिनिंग. और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी को 1-2 लाइन में बता के सिंपली रीजंस पे आ जाओ. थोड़ा रीजंस को भी इम्प्रूव कर सकते हो. काफ़ी लेस इंपॉर्टेंस वाले रीजंस लिखे हुए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस जो हैं वो क्लियरली मेंशन करने चाहिए. जो मैंने शुरुआत में लेक्चर के बताया था उसको रेफरेंस लेके चलो. देन कॉन्सिक्वेंसेज रिड्यूसेस एफिशिएंसी, हैम्पर्स डिसीजन मेकिंग, अफेक्ट्स द नॉन पार्टिसन नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, करप्शन लेवल इंक्रीजेस. और यहाँ पे जो पब्लिक है उसके लिए क्या हरासमेंट है वो वाला एंगल भी लिखो. और टैक्स पेयर्स मनी, ये सब एंगल्स लिखो. बिकॉज ओवरऑल एक ब्यूरोक्रेट का काम ये है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फास्ट एंड इफेक्टिव हो. जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट के बारे में सोचोगे तो ही सही इफेक्टिव चीज आएंगी. बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर द पब्लिक, फॉर द सिटीजन्स. पब्लिक सर्वेंट इसलिए तो हैं. तो वो वाला एंगल यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ट्रस्ट ऑफ पब्लिक लिखा है, इसको आप ऊपर ही लेके आते. फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या कोई कमेटी मेंशन करनी चाहिए. कमिटीज तभी मेंशन करो जब उनके बारे में आपको एक टैगलाइन पता हो कि इस पर्टिकुलर इवेंट या इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या चीज़ आप ले सकते हो. सिंपली कमिटीज अगर आप मेंशन करके एस्केप कर जाओगे वो डॉजिंग वाली सिचुएशन आती है. ऐसा नहीं है कि मत लिखो, लिख दिया है ठीक है,
बट अगर उसमें एक दो लाइन और ऐड कर दोगे कि स्पेसिफिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कमेटी को रेकमेंड कर रहे हो, मतलब कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करना आप रेकमेंड कर रहे हो, तो इट वुड मेक मोर सेंस, थोड़ा अच्छा लगेगा. ओवरऑल अ गुड आंसर. I would give this a 12 out of 20. Right, so these were the two answers that we were supposed to discuss today. I hope that you enjoyed watching this lecture. See you in the next one. Thank you.